से पढ़ने वाला जो साइंस की पुस्तकें होती है या विषय होते हैं, उसके साथ साथ आर्ट्स के विषय, आज का जो आर्ट्स का विषय वो भी ले सकते हैं। यानी मैं कह सकता हूं कि वह गणित के साथ साथ कला भी पढ़ सकता है, सामाजिक भी पढ़ सकता है। तो ऐसा एक प्रावधान किया गया है ताकि मैं समझता हूं कि अच्छी शिक्षा होगी, पहले से बेहतर होगी और ये रोजगार परक शिक्षा होगी। लेकिन शिक्षा बेहतर करने के लिए स्कूल की इमारतों और भवनों को ठीक ठाक होने की जरूरत होती है। स्कूल में शिक्षकों की कमी ना हो उसकी जरूरत होती है। आपके पास कौशल शिक्षक हो, क्योंकि वोकेशनल स्टडीज की अगर बात कर रहे हैं तो ये बात सही है कि लाखों नौकरियों की बात भजनलाल सरकार की तरफ से कही गई है, लेकिन अभी भी इंतजार इस बात का है कि कैलेंडर कब जारी होगा, शिक्षकों की कितनी भर्ती होगी, कब होगी। और इंतजार जो शिक्षक बनना चाहते हैं उनको भी है और जो अपने शिक्षकों का इंतजार छात्र छात्राएं कर रहे हैं उनको भी है। माननीय भजनलाल जी ने कहा ही नहीं है, वो करेंगे भी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मुखिया हैं और इसीलिए उन्होंने बजट में घोषणा की है कि इन 5 सालों में 4 लाख नौकरियां देंगे और लगातार हमको निर्देशित कर रहे हैं कि आपके विभागों में कहां कहां कौन कौन से पद खाली हैं उनकी सूची बनाइए। और उन्होंने यहां तक भी निर्देश दिए हैं कि आपको यह भी जानकारी होना चाहिए कि कितने अधिकारी कब रिटायर्ड हो रहे हैं, वह भी हमको जानकारी दीजिए, ताकि जो कर्मचारी चयन बोर्ड है या आरपीएससी उसकी अपनी अभ्यर्थना भेज सके और फिर वह उसका परीक्षा लेकर चयन करके वो संबंधित डिपार्टमेंट को दे सके। इसकी पूरी तैयारी है। और जो मैं कह रहा हूं कि जो कहा है उन्होंने, और मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि 4 लाख ही नहीं बल्कि 10-5 हजार ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन कम नहीं होंगे। शिक्षकों की ट्रांसफर पॉलिसी कब आ रही है, सभी इंतजार कर रहे हैं। देखो, शिक्षकों की जो स्थानांतरण नीति है वो अभी विषय पर विचार हो रहा है, चर्चा हो रही है, विद्वानों से, इसके जानकारों से भी चर्चा हो रही है। और नजदीक के जो हमारे स्टेट्स हैं, प्रदेश हैं, उनकी भी शिक्षा नीति का अध्ययन कर रहे हैं और सबका अध्ययन करके हम ऐसी शिक्षा नीति बनाएंगे कि किसी को भी उसमें कोई परेशानी नहीं होगी। आपको पता होगा जब माननीय हमारे देवरानी जी शिक्षा मंत्री थे, तब काउंसलिंग के आधार पर हमने प्रमोशन प्रारंभ किए और प्रमोशन करके काउंसलिंग के आधार पर उनको हमने नियुक्ति दी और अभी हमने इसमें भी किया है। तो मैं कह सकता हूं कि उसमें किसी को भी सिफारिश की जरूरत नहीं, किसी को भी गिलवा शिकायत नहीं और अपने आप अपना काम आसान हो गया है। इसी प्रकार से शिक्षा नीति होगी। लेकिन हां, शिक्षा नीति में जरूर होगा कि वास्तव में ऐसे लोग हैं जो बहुत ही अपाहिज हैं, जो सुन नहीं सकते हैं, जो बोल नहीं सकते हैं, जो देख नहीं सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए विशेष प्रावधान किए जाएंगे ताकि उनको पॉलिसी के अंतर्गत परेशानी का सामना न करना पड़े। पूर्ववर्ती सरकार में तो मुख्यमंत्री ने भरे मंच से पूछा था शिक्षकों से कि ट्रांसफर करने के लिए किसी ने पैसा दिया था, सबने हाँ में बात कही थी, हाथ उठाया था, याद आ रहा है कुछ? वहां तो मुख्यमंत्री जी ने पूछा था, आप यहां पूछ लीजिए। नहीं तो अभी तो आप लेकर आएंगे ना। मैं वही कह रहा हूं कि ऐसा आरोप ना लगे, इस तरह की बात ना हो, ये कैसे सुनिश्चित किया जाए? मैं ये कह सकता हूं कि मेरे रहते हुए इस विभाग में ऐसा कहीं आपको सुनने को नहीं मिलेगा। कैसा? ऐसा कि कोई पूछे, जैसा कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने उस समय के तत्कालीन शिक्षा मंत्री के लिए पूछा था कि हमारे यहां कोई ट्रांसफर में रुपए वगैरह लेते हैं क्या, रिश्वत लेते हैं क्या, तो जो सम्मानित शिक्षक थे उन्होंने सबने हाथ खड़ा करके जोर से हल्ला करके कहा कि देना पड़ता है। ऐसा अवसर मैं नहीं आने दूंगा। ये गारंटी देता हूं, राजस्थान की जनता को आश्वस्त करता हूं कि चाहे मर जाऊंगा लेकिन ऐसा अवसर किसी कीमत पर भी नहीं आने दूंगा। सनातन की पढ़ाई सियासी लड़ाई, मदन दिलावर जी आरोप लगते हैं विपक्ष की तरफ से कि पढ़ाई का भगवाकरण आप लोग करने की कोशिश में हैं। सूर्य नमस्कार आप सभी छात्रों से कहते हैं कि आइए सूर्य नमस्कार कीजिए। आप
3 शिक्षकों को अपनी कोटा, अगर हम लोकसभा के अंतर्गत सांगोद की बात करें, यहां पर भगवाकरण का आरोप लगा, 3 शिक्षकों को आपने निकाल दिया। एक ड्रेस कोड की जब बात आई तो जयपुर में ही हमने देखा कि एक खास वर्ग की जो छात्राएं हैं वो जब अपनी वेशभूषा पहनकर आई तो उस पर आपत्ति हुई, तो आप भी वहां पर खड़े हुए और डटे हुए अपने बातों को रखा, कहा कि नहीं, यूनिफॉर्म कोड यहां पर रहेगा। तो फिक्रमंद है सनातन को लेकर या फिर सनातन की रक्षा को लेकर चिंतित हैं मदन दिलावर? अब सनातन क्या है ये तो जनता को समझना पड़ेगा। सनातन किसी भी धर्म का, संप्रदाय का या वर्ग का विरोध नहीं करता है। इस सनातन धर्म के मानने वालों ने इस देश में जब भी कोई शरणार्थी आया, जिसने शरण मांगी, चाहे वो इस्लाम हो, चाहे ईसाईत हो, चाहे और कोई हो, उन सबको शरण दी है। यानी ये सबको पालने वाला धर्म है। ये किसी का विरोध नहीं करता है। जहां तक आपने की कि आपकी ड्रेस की बात कर रहे हैं, हमने किसी का भी विरोध नहीं किया। आपको जो इशारा था आपका विचित्र वेशभूषा पर था। हम विचित्र वेशभूषा पहनकर तो किसी को भी विद्यालय में नहीं आने देंगे। जो हमारी त ड्रेस है, त गणवेश है, वही पहन करके आएंगे। अदरवाइज कोई विचित्र वेशभूषा पहन करके आता है तो हम विद्यालय में प्रवेश नहीं देंगे। वह उनको ये करना ही पड़ेगा कि विद्यालय की ड्रेस पहन करके आए। और अगर नहीं आएंगे, फैसला नहीं मानेंगे तो अभिभावक नहीं मानेंगे तो अपने बच्चों को न पढ़ाएं। पर कोई तो हनुमान जी की ड्रेस पहन के आ जाएगा, पूंछ लगा के आ जाएगा, कोई किसी की पूंछ लगा के आ जाएगा, कोई शेर बन के आ जाएगा, कोई कबूतर बन के आ जाएगा। तो ये विद्यालय है, ये कोई धर्मशाला नहीं चाहे जो चलेगा। आपने तो जो स्कूल में शिक्षक पढ़ाने आते हैं उनको मोबाइल लाने से भी मना कर दिया कि मोबाइल बिल्कुल नहीं मैंने सही कहा। और आपने कहा कि शेयर ट्रेडिंग करते हैं, बाजार करते हैं। यहाँ तो बाजार एकदम ऊपर जा रहा है और आप कह रहे हैं कि वो जो है मोबाइल लेकर ना आए। ये कितना महत्वपूर्ण आपको फैसला लगा? और बिल्कुल ये आपने पर्सनल, बहुत ही माइक्रो लेवल पर चीज को ऑब्जर्व किया। मेरे को राजस्थान के ही नहीं, देश के कई भागों से इसके लिए बधाई दी गई है। अच्छा। हाँ, और उन्होंने कहा है कि जब कक्षा के अंतर्गत जब पढ़ाते समय शिक्षक मोबाइल ले जाता है तो जब ये घंटी बजती है तो अध्यापक का भी ध्यान बंटता है और विद्यार्थियों का भी ध्यान बढ़ता है। पढ़ाई में व्यवधान होता है और एकाग्रता होती है, वो टूटती है बच्चों की और शिक्षक की। इसलिए किसी भी कीमत पर, हमने कहा किसी भी कीमत पर कक्षा में पढ़ाते समय मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे। ये हमने पाबंदी लगा दी है और मैं बधाई देना चाहता हूं राजस्थान के सभी शिक्षकों को, सभी गुरुजनों को कि उन्होंने इस बात को ठीक समझा है। मुझे कई शिक्षकों ने बधाई भी दी है और वह अक्सर से इसकी पालन कर रहे हैं। एक और बड़ी चर्चा और एक और बड़ी बहस, क्योंकि आप बेबाक बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं और पीछे नहीं हटते, जो आपको सही लगता है उसको आप सामने रखते हैं। आदिवासी हिंदू है या नहीं है, दूसरी तरफ से भी बयान राजस्थान के सांसद राजकुमार रौत की तरफ से दिए गए, आपने भी अपने तरीके से उस बात को रखा। कहीं ना कहीं मिस इंटरप्रेट हुआ, मिसकम्युनिकेट हुआ, क्या हुआ, लेकिन इस मसले पर आपने अपनी बात को मजबूती के साथ रखा। यह विवाद कैसे बन गया? मुझे प्रकट करना पड़ा आपको। मुझे पता नहीं विवाद कैसे बना, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि इस देश में रहने वाला, चाहे वो किसी भी संप्रदाय को मानता हो, वह हिंदू है। हिंदू कोई संप्रदाय नहीं है, ये जीवन जीने की शैली है, पद्धति है। और यहां पर रहने वाला सब हिंदू हैं। हम जब कहीं दूसरे देश में जाते हैं, जैसे चीन में जाते हैं तो चीनी कहलाते हैं। तो यहां हिंदुस्तान में रहने वाले सब हिंदू कहलाते हैं, चाहे उसकी पूजा पद्धति कोई भी हो। और जिस भाव से आप पूछ रहे हैं आदिवासियों के लिए, तो आदिवासी का अर्थ ही होता है अनादिकाल से यहां रहने वाले वो लोग सब आदिवासी हैं। मैं भी आदिवासी हूं, क्योंकि मेरे पूर्वज के पूर्वज अनंत पूर्वज के पूर्वज भी यहां रहते आए हैं, उनका वंशज मैं हूं। इसलिए मैं आदिवासी हूं और आदिवासी हिंदू है। आदिवासी हिंदू है, इसको कोई नकार नहीं सकता है। और अभी आपने देखा होगा, अभी आपने सुना होगा लोकसभा के जो प्रश्नोत्तर हो रहा था, तो लोकसभा के में माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने हमारे राजस्थान के एक माननीय सांसद के सवाल के जवाब में दिया है कि
आदिवासी हिंदू है, 3 बार कहा हिंदू है, हिंदू रहेंगे। कोई दुनिया की ताकत आदिवासियों को हिंदुओं से अलग नहीं कर सकती है। लेकिन आदिवासियों की ही तरफ से अगर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान के इलाके को मिलाकर एक अलग भील प्रदेश के तौर पर बनाने की जो मांग की जा रही है, चूंकि राजस्थान का भी एक बड़ा हिस्सा इसके अंतर्गत आता है, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और उदयपुर के भी अगर हम हिस्सों की बात करें, तो इस पर अभी तक सरकार की तरफ से कुछ बात नहीं आई है सामने। सरकार को जब उचित लगता है तो बात करते हैं, और जब उचित लगेगा तो बात करेंगे। ये मांग जायज है? जायज और नाजायज का मैं निर्णय नहीं कर सकता, लेकिन मांग करना सबका अधिकार हो सकता है। लेकिन सरकार उसका परीक्षण करती है, देखती है। मदन दिलावर जी, वाकई बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, सवाल करके, क्योंकि जो अंदाज आपका रहा है आज भी वही अंदाज, वही तेवर, वही जवाब आपके देखने और सुनने को मिले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बताने के, और अनुरोध भी है आप मंच पर प्लीज बने रहिए। दिलावर जी, आप प्लीज स्टेज पर ही बने रहे, और मैं बुलाना चाहूंगी एडिटर न्यूज 18 राजस्थान अमित भट्ट जी को। सर प्लीज आए और न्यूज 18 नेटवर्क की तरफ से मदन दिलावर जी को मोमेंटो प्रदान करें। एक बहुत ही सार्थक चर्चा, बहुत अच्छा संवाद, जोरदार तालियां हो जाए। बेबाकी से तमाम सवालों का जवाब आपने दिया मदन दिलावर जी, बहुत धन्यवाद आपका।